हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस और डायमेंशन। और नेट का क्वेश्चन हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सभी वीडियोस के लिंक गिवन है, तो आप वहां जाके सारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमने अब तक क्या डिस्कस किया है, वेक्टर स्पेस के बारे में। कि हम वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं, सब स्पेस पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि कैसे चेक करते हैं कि कोई सब स्पेस कैसे फॉर्म करता है। सब स्पेस का डेफिनेशन देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर ले लूँ और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम लोग उस सेट को क्या कहते हैं कि वो मतलब वो जो सबसेट है जिस वेक्टर स्पेस से लिया है उस वेक्टर स्पेस का क्या हो जाएगा, सब स्पेस। वी अगर एक किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस के कुछ एक सबसेट ले लूँगा और उस सबसेट को वी का क्या कहना चाहता हूँ मैं, सब स्पेस। तो कब होगा, जब उस सबसेट का दो एलिमेंट ले लो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एक तो वेक्टर एडिशन चेक कर लो और एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों ही फिर से उसी सब स्पेस के अंदर आ जाए, उसी सबसेट के अंदर आ जाए, तो उस सबसेट को हम क्या कहते हैं, वी का सब स्पेस कहते हैं या फिर वेक्टर सब स्पेस। या तो एक थ्योरम ये भी है कि वो सबसेट हो उस वेक्टर स्पेस का और खुद इटसेल्फ क्या फॉर्म करता हो, सब स्पेस फॉर्म करता हो, अरे वेक्टर स्पेस फॉर्म करता हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका सब स्पेस हो जाए। और बाकी डायरेक्टली हम लीनियर कॉम्बिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए अब तक। तो आज के लेक्चर में हम क्या, पहला डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक सेट ले रहा हूँ वी, सपोज ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड है, ये हमारे पास वी है। और हमने क्या कहा था कि वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर, और फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर। ये दो टर्म आपको याद होना चाहिए। जब हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लेंगे तो वो वेक्टर होता है, जिसे हम v1, v2, v3 से डिनोट करेंगे, जबकि स्केलर को abc या अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी वेक्टर स्पेस का, सपोज v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड है, इसका एक एलिमेंट ले रहा हूँ v। तो अगर इस v के लिए इसी वेक्टर स्पेस में कुछ फाइनाइट वेक्टर आ जाए और इस v को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं, मतलब अल्फा 1 v1 सॉल्व अप टू अल्फा n vn वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड। तो हम इस v को क्या कह रहे हैं कि v लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सेट ऑफ वेक्टर्स का। सेट ऑफ वेक्टर्स मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए फील्ड में जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में v को लिख सकता हूँ। तो v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 सॉल्व अप टू vn। तो इसे हम कहते हैं सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर v एक वेक्टर स्पेस है ओवर f, कोई वेक्टर v का उठा रहा हूँ, उसे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहूँगा, किसका, v के इन सारे वेक्टर का। कब, जब मैं उसे इस तरीके से लीनियर सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके हर एक वेक्टर को अगर मैं सम करूँगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, और वो नया वेक्टर भी किसको बिलोंग करता है, v को। अच्छा एक चीज़ बताओ, v एक वेक्टर स्पेस है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज होगा। जब मैं ये वेक्टर सारे वेक्टर v से ले रहा हूँ, तो अगर इस v को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो ये अल्फा 1 v1 होगा, ये किसको बिलोंग करेगा, v को। तो ऐसे ही v2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी v के अंदर है, ये भी v के अंदर है। और अगर ये सारे वेक्टर v के अंदर आ रहे हैं तो इनका सम भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, v के अंदर। यानी कि अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ वेक्टर है v1 v2 सॉल्व अप टू vn और मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ, यानी कि सबको स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम कर दूँ, तो जो एक नया वेक्टर बनेगा v,
ये भी किसको बिलोंग करता है, V को बिलोंग करता है। तो हमेशा याद रखना है जब हम किसी सेट ऑफ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो एक नया एलिमेंट बनेगा वो भी एक वेक्टर होता है और वो उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्लोज होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वेक्टर स्पेस के अगर V को किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया, वेयर A1 A2 सॉल्व अप टू AN किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है लीनियर स्पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लीनियर स्पैन और एक आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं बेसिस, और बेसिस के बाद हम डिफाइन करते हैं डायमेंशन, और डायमेंशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी अपना ही उसका बहुत इंपॉर्टेंस है जब हम रैंक वगैरह मैट्रिक्स से उसको रिलेट करते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स में जो रैंक होता है, रैंक में भी यही कहते हैं रैंक क्या होता है, उसके पास मैट्रिक्स का कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम्स होंगे, उस पर डिपेंड करता है रैंक हमारा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, लीनियर स्पैन एस अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये मेरे पास एक V है, मैं इसमें से कुछ एलिमेंट उठा रहा हूँ, V1 V2 सॉल्व अप टू Vn, ये मेरे पास एक सेट है। तो सेट के पास मैं वेक्टर स्पेस से कुछ एलिमेंट उठा रहा हूँ, V1 V2 सॉल्व अप टू Vn, और ये सारे वेक्टर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, V1 V2 सॉल्व अप टू Vn, ये V के एलिमेंट है। इस सेट को मैं कहना चाहता हूँ कि ये वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, यानी कि ये स्पैन करेगा V को, या फिर V इज ए स्पैन बाय दिस सेट। कब करेगा वो सुनो, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा रुको, पहले हम लोग जनरेटर नहीं, पहले हम लोग लीनियर स्पैन क्या होता है वो समझ देते हैं, बाद में हम लोग जनरेट और स्पैन वगैरह देखेंगे। लीनियर स्पैन का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप कोई वेक्टर उठा लो, सेट ऑफ वेक्टर, उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, एस अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड अ लीनियर स्पैन और अ। तो लीनियर स्पैन देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि इस एस से, इस सेट से जनरेट होने वाले जितने भी वेक्टर होंगे, इस सेट से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर जनरेट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो लीनियर स्पैन कर रहा है उस वेक्टर को। L ऑफ S मतलब इस सेट से जनरेट होने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी कि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँगा A1 V1। अब ऐसे कितने जनरेट हो सकते हैं, मैं बहुत सारे जनरेट कर सकता हूँ। तो कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, वो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, L ऑफ S। एक तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक और डेफिनेशन होता है इसको, ये एक सब स्पेस फॉर्म करता है, और वो सब स्पेस सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट सब स्पेस विच कंटेन S। ये आपको याद रखना है, जब हम ये लिखते हैं ना, ये नोटेशन इसके लिए किया जाता है कि S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस वो होता है L ऑफ S। तो इस तरीके से बोल सकते हैं L ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस विच कंटेन्स S। S को कंटेन करने वाला, मतलब S को कंटेन करने वाले मैं सारे सब स्पेस बना लूँ, और उस सब स्पेस में जो इंटरसेक्शन ले लूँगा, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल WI सच दैट कि WI जो है वो कंटेन कर रहा है किसको, S को, और WI क्या है, सब स्पेस है किसके, V के। मतलब V के उन सारे सब स्पेस का कलेक्शन ले लूँ जो इस सेट को कंटेन कर रहा है, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लूँगा तो वो आता है L ऑफ S। तो L ऑफ S क्या है, उन सारे सब स्पेस का कलेक्शन ले लो और इंटरसेक्शन ले लो जो सेट को कंटेन करते हैं। तो ये हमारा लीनियर स्पैन, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। तो जब हम लीनियर स्पैन की बात करते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो जनरेट कर रहा है S को, या फिर ये कह सकते हैं कि L ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस विच कंटेन्स S। ठीक है, और ये एक डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है लीनियरली डिपेंडेंट।
लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर अब लीनियर स्पैन और जनरेटेड का डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, अगर एस मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है, उस सेट ऑफ वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ कि वो वी को जनरेट कर रहा है। कब? जब वी के हर एक एलिमेंट को, जैसे मान लो ये वी है, ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वी अगर किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, इसका कोई भी एलिमेंट उठाऊं और अगर मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, वेर एक्स आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट से। तो अगर एक सेट ले लूं तो वी के हर एक एलिमेंट को उस सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, तो वो सेट क्या कर रहा है? इस वी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होता है जनरेटर का। या फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो सेट जो है वी को जनरेट कर रहा है, या वो सेट जो है वी को स्पैन कर रहा है, और या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं वी इज अ स्पैन्ड बाय, वी स्पैन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? उस सेट के द्वारा हो रहा है। तो वी इज अ स्पैन बाय वेक्टर एस। कब? जब वी के फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एस। ठीक है, तो अब हम लीनियरली डिपेंडेंट पे आते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है? वी अगर एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड के ऊपर, मान लो ये वेक्टर में सेट के एलिमेंट उठा रहा हूँ v1 से लेके vn तक, इसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। कब? अगर कुछ ऐसे स्केलर एग्जिस्ट हो जाए जिसमें सारे जीरो नहीं होंगे, लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? सेट, एक सेट ले रहा हूं जिसमें वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ले रहा हूं v1 से लेके vn तक। उन सेट ऑफ वेक्टर को मैं कहूंगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। कब? जब ऐसी स्केलर एग्जिस्ट हो जाए जिसमें सारे के सारे जीरो नहीं है, फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए। मतलब a1 v1 सॉल्व अप टू an vn, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक जीरो वेक्टर आएगा। बट a1 an ये सारे जीरो नहीं है, मतलब नॉन ट्रिवियल स्केलर एग्जिस्ट होंगे जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना रहा है। मतलब a1 जो सेट ऑफ a1 a2 सॉल्व अप टू जो मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ स्केलर के, वो सारे जीरो नहीं है, बट फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या कहते हैं? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वो आगे देखेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन किसी सेट को वेक्टर स्पेस के, अगर मैं वेक्टर उठा रहा हूँ तो एक सेट बना दूं जो v1 से लेके vn तक, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, और वो तभी जीरो होगा जब सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे, तो उसे हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर सारे जीरो नहीं है फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, तब हम कहते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सम फाइनाइट वेक्टर आर सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ ऑल देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी मेड जीरो विदाउट टेकिंग ऑल स्केलर जीरो। सिंपल सी बात है, सारे स्केलर जीरो लिए बिना अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए तो हम कहते हैं वो सेट कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी होगा जब सारे v1 v2 से लेके vn तक सब जीरो हो जाए। मतलब सेट ऑफ वेक्टर कोई उठा रहा हूं, मतलब v के मैं कुछ फाइनाइट वेक्टर उठा रहा हूं, और उस फाइनाइट वेक्टर को मैं कहूंगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कब? अगर कोई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट हो रहा है जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये है, ये तभी पॉसिबल है जब वो सारे के सारे स्केलर क्या होंगे? जीरो। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब इसके कुछ रिजल्ट है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही बता दूंगा, आपको खाली डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब मेन डेफिनेशन आता है बेसिस। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ये क्या होता है? V अगर एक वेक्टर स्पेस ओवर F
एक सेट ले रहा हूं V का, V1 V2 सॉल्व अप टू Vn। इस सेट को मैं कहना चाहता हूं ये बेसिस होगा। बेसिस मतलब B, बेसिस को हम B से डिनोट करते हैं, तो B बेसिस कहना चाहता हूं। कब? पहला कंडीशन, B लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकेंड, ये जो B है ये वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा, मतलब B के हर एक वेक्टर को B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं बेसिस। तो बेसिस वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट उठा लूँ, फाइनाइट एलिमेंट, उस फाइनाइट एलिमेंट को मैं क्या कहूँगा कि वो बेसिस फॉर्म करता है B का। कब? जब वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और वो स्पैन कर रहा है V को। ठीक है, अब मैं फाइनाइट इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, कि वो जो वेक्टर स्पेस है उसको जनरेट करने वाले जो एलिमेंट है या वेक्टर है वो फाइनाइट है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा, मतलब उसको जनरेट करने वाले जो वेक्टर है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनफाइनाइट का एग्जांपल कौन सा है? जैसे C ओवर Q, R ओवर Q, ये सारे इनफाइनाइट डायमेंशन के, मतलब मैं कभी भी Q के पास ऐसे कुछ फाइनाइट एलिमेंट, C के पास ऐसे कुछ फाइनाइट एलिमेंट कभी नहीं ले सकता जो क्या करे, जनरेट कर ले पूरे C को। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशन के। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम का भी यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि C ओवर Q, क्योंकि C अनकाउंटेबल है। एक थ्योरम तो ये भी है कि C अगर अनकाउंटेबल है और Q के पास काउंटेबल एलिमेंट है, तो अगर ये फाइनाइट डायमेंशन हो गया तो तो Q अगर काउंटेबल है तो C को भी क्या होना पड़ेगा? काउंटेबल। बट C कैसा है? अनकाउंटेबल है और Q काउंटेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक थ्योरम है, उसका भी यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब हम बेसिस बनाते हैं, आगे चल के हम लोग बेसिस बनाएंगे, तो बेसिस का भी यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि जो C ओवर Q या R ओवर Q वो कभी भी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। तो बेसिस का देखो क्लियर हो गया। V अगर एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ वेक्टर्स, V के सेट ऑफ वेक्टर्स को मैं क्या कहूंगा कि बेसिस। पहली बात तो सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो V को स्पैन करना चाहिए। और एक चीज याद रखना चाहिए, B के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही डायमेंशन होता है V को। तो पहले बेसिस एग्जिस्ट करता है, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के पास उसको कुछ फाइनाइट एलिमेंट अगर जनरेट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो उस जनरेटिंग सेट को हम कहते हैं बेसिस है, और बेसिस के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हम कहते हैं कि V एक उसी डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। कितने? जितने की बेसिस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, अगर सपोज मान के चल रहा हूं V का डायमेंशन है n, तो जो जनरेटिंग सेट होते हैं, जनरेटिंग सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन n होते हैं। सपोज K1 लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होते हैं उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा लेस देन इज इक्वल टू m और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। और बेसिस कब फॉर्म करता है? जब लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो K2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n, और K1 भी किसके इक्वल हो जाएगा? n। यानी कि अगर वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे एलिमेंट अगर वो n से ग्रेटर है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे कम करते हैं। किस तरीके से? मान लो उसके पास, जैसे मान लो एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन है 3, और मैंने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लिया एक वेक्टर 1, ठीक है, और यहाँ पे एक 5 वेक्टर का एलिमेंट ले लिया जो इसको जनरेट कर रहा है, और ये जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसका डायमेंशन 3 है और यहाँ पे 5 वेक्टर्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि V1, V2, V3, V4, V5, अगर ये 5 एलिमेंट है जो इसको जनरेट कर रहे, इसका मतलब ये है कि V5 को किसी बचे हुए 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो हमको क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और उसको हटा दूंगा क्योंकि मेरा जो सारा एलिमेंट हो 4 एलिमेंट से काम चल रहा है।
लेकिन अभी भी डायमेंशन कितना है 3। इसका मतलब इन 4 वेक्टर में और एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बाकी एलिमेंट से भी इसको जनरेट कर सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि वो उसी लीनियर कॉम्बिनेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक V3 बना रहा हूँ, V1 प्लस V2, इसका मतलब V1 V2 को ऐड करके V3 बना है, मैं तो फालतू का एक वेक्टर बना दिया हूँ V1 V2 V3 और बोल रहा हूँ ये इसको जनरेट कर रहा है। फिर मैं एक नया वेक्टर बना दूंगा V4 जो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैं ऐसे तो इंक्रीज करते जाऊंगा। तो ऐसे इन पांचों में से मुझे क्या करना है, सिर्फ V1 V2 V3, क्योंकि V4 V5 तो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन है और मैं तो V4 को भी रिमूव कर दूंगा, V5 को भी रिमूव कर दूंगा और सिर्फ बचेंगे ये। अगर ये इसको स्पैन कर जाए तो सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए। अगर ये इसको जनरेट कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस। तो इससे एक रिजल्ट आ जाता है कि जब भी कोई n डायमेंशन का या फिर n वेक्टर का सेट अगर v को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वही उसका बेसिस हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, v का डायमेंशन 3 है, एक वेक्टर लिए थे हम लोग ने सपोज v1 जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक वेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर और ले लूंगा v1 और v2, इस तरीके से कि दोनों आपस में कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। एक वेक्टर और ले लूंगा v1 v2 v3 और ये भी आपस में कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा बेसिस फॉर्म करता है। n वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा फॉर्म करता है एक वेक्टर स्पेस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास n से कम कार्डिनलिटी का अगर कोई वेक्टर है, मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूं और उसको क्या बना सकता हूं, बेसिस बना सकता हूं v का। तो मतलब अगर स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी का कोई सेट है, n से स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी का कोई सेट है, तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके उस वेक्टर स्पेस का क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। और अगर कोई स्पैनिंग सेट है तो उसके एलिमेंट को जो अगर कॉम्बिनेशन करके जो बनाए, उसके एलिमेंट को हटा के हम लोग उसको क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। लेकिन n डायमेंशन का, अरे n कार्डिनलिटी का अगर कोई एक सबसेट है तो हम लोग उसे क्या बना सकते हैं, अरे वो डायमेंशन हो जाएगा कब, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायमेंशन हो जाएगा, और अगर वो स्पैनिंग सेट भी है तो भी वो डायमेंशन हो जाता है। अच्छा फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक वेक्टर ले रहा हूं v1 v2 v3, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये सपोज बेसिस नहीं फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जनरेटिंग सेट नहीं है, और जनरेटिंग सेट नहीं है इसका मतलब एक एलिमेंट की और जरूरत है जो उसको क्या करेगा, स्पैन कर देगा। और जैसे ही मैं और एक एलिमेंट ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, अब वो बेसिस से ज्यादा हो गया। लेकिन बेसिस का अगर डायमेंशन है तो बेसिस के पास एलिमेंट कितने होंगे, उतने ही एलिमेंट होंगे जितने उसकी डायमेंशन होगी, तो उससे ज़्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब इसकी मजबूरी है कि अगर कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट के पास n वेक्टर है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के पास जो कार्डिनलिटी होगी वो या तो n से छोटा होगा, और अगर वो n है तो वही बेसिस फॉर्म कर जाएगा। स्पैनिंग सेट का जो पास जो वेक्टर होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर, वो हमेशा ग्रेटर देन n होंगे, और अगर n के इक्वल हो गया तो वही बेसिस हो जाता है, वेयर n इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। और डायमेंशन वही कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी भी बेसिस के अंदर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और वो जनरेटर है यानी कि स्पैनिंग सेट है, तो उसे हम कहते हैं डायमेंशन, और उसे डिनोट करते हैं डायमेंशन ऑफ p, या फिर सिंपल इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का। यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट बताया था वो भी है कि अगर एक डायमेंशन है वेक्टर स्पेस v का, अगर n डायमेंशन है तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट n वेक्टर का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या फॉर्म कर देता है, बेसिस। और अगर कोई n वेक्टर का n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, इसी को और क्या बोलते हैं कि अगर n डायमेंशनल का कोई वेक्टर स्पेस है तो मैं अगर एक n वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लूँ तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो ये नोट आपको याद रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, ये जो हमने अब तक डिस्कस किया ना इतना इंपॉर्टेंट, उसी से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड के ऊपर डायमेंशन n का, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है
कि V एक वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ये लिखो कि V का डायमेंशन कितना है n। कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ V कंटेनिंग n एलिमेंट इज अ बेसिस ऑफ V। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी वेक्टर ले लो, जैसे मान लो V का डायमेंशन है 2, हाँ, और मैं कोई भी वेक्टर ले लूँ, सपोज 0 0 ले लूँ, 0 1 ले लूँ, या फिर 1 2 ले लूँ, या फिर 1 1 ले लूँ, कोई भी सेट ले लूँ, ये क्या हो जाएगा उसका, ये सपोज 1 1 उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले रहे हैं, और ये क्या फॉर्म कर देगा, उसका बेसिस फॉर्म कर देगा। तो ऐसा नहीं है, ये क्या होने चाहिए आपस में, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, या फिर वो जनरेट करने चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या था, n, मतलब उस सेट के पास अगर n एलिमेंट है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब वो बेसिस फॉर्म करता है। कोई भी n एलिमेंट का सेट बेसिस फॉर्म नहीं करता है। तो देयरफॉर एवरी सबसेट ऑफ V का कोई भी सबसेट ले लो, अगर उसके पास n एलिमेंट है, यही अगर यहाँ पे दिया होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब हम कहते बेसिस है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड, नो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं है V का, कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट। एकदम सही, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर V की डायमेंशन n है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ज्यादा से ज्यादा, कितना भी ज्यादा, n से ज्यादा नहीं जा सकता। अगर n से आगे गया इसका मतलब क्या है, वो n से ज्यादा मतलब बेसिस से ज्यादा चले गया, और बेसिस से ज्यादा वो जा ही नहीं सकता। अगर वो बेसिस से ज्यादा जा रहा है इसका मतलब क्या है कि हम उस वेक्टर को किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, और किसी ना किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, इसका मतलब जो एक नया वेक्टर हमने बनाया वो बचे हुए 3 का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब वो उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के पास कभी भी n से ग्रेटर, मतलब n जो डायमेंशन है उससे ज्यादा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के पास नहीं हो सकते। तो ये मेरा करेक्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, तो सेकंड ओनली करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। एक वेक्टर स्पेस है फील्ड ऑफ रियल नंबर के, ये एक सेट दिया है, पूछा है डायमेंशन क्या होगा V का। सीधी सी बात है, ये अगर एक सेट दिया है मतलब उसको स्पैन कर रहा होगा। अगर ये स्पैनिंग सेट को मुझे डायमेंशन बताना है, मतलब इसको बेसिस फॉर्म करना होगा, और बेसिस फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक तरीका तो ये है कि हम लोग क्या करें, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें और ये प्रूव कर दें कि ऐसे कितने वेक्टर हैं, कि ऐसे कितने वेक्टर होंगे जो क्या करेंगे, जिनका मतलब स्केलर क्या होगा, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं तो वो मिनिमल सेट क्या होगा जो कि इसको जनरेट करना है, मतलब इसमें से एक एक को रिमूव करना है। ये जो 1 2 3 4 में 6 में से बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक वेक्टर को हटाएंगे, और वो मिनिमल सेट कौन सा होगा जो इसको जनरेट भी कर रहा है और आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी। तो इसका सबसे बेस्ट टेक्निक होता है मैट्रिक्स का यूज करना, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो जितना मैट्रिक्स का रैंक होगा इसका मतलब क्या होता है, उतने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के जो रो होते हैं ना वो भी एक वेक्टर फॉर्म करता है। अगर मैट्रिक्स का रो ले लो या कॉलम ले लो, वो भी अपने आप में एक वेक्टर होते हैं, m टपल्स और n टपल्स के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उतने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, मतलब वही उसके डायमेंशन हो गए। तो सिंपल क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरीके से दिया हो या पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हो, तो आपको क्या करना है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और ये देख लो उसके रैंक कितनी है। क्योंकि डायमेंशन में एक वे तो ये है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का या फिर किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो ऐसे कितने हमारे पास, हम फ्री है कि ऐसे कितने वेरिएबल चूज कर सकता हूँ, और जितने वेरिएबल मैं चूज कर सकता हूँ वही उसकी डायमेंशन होती है। वी आर फ्री टू चूज अ वेरिएबल। अब थोड़ा ध्यान सुनो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। अरे रैंक क्या करोगे अभी, इसको 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 ट्रिपल 0। ये तो ऐसे ही हट गया, बचे 3। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकता, ये तो ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि तीनों आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका रैंक कितना हो गया 3, मतलब 3 कैसे है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो 3 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और अगर वो स्पैन भी कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, क्लियरली हमारा वही बेसिस हो जाता है। और बेसिस के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। तो अगर मैं इससे एक इस वेक्टर स्पेस फॉर्म करूं तो मुझे क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करके लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने पे हो रहा है, 3 पे। तो ये 3 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये स्पैनिंग सेट क्या कर रहा है, एक 3 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। थर्ड क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन देख लो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। सिंपल चेक कर सकते हो, जैसे y प्लस जेड डब्ल्यू, तो ऐड कर दो दोनों को, y प्लस जेड 2 प्लस 4 6, तो w में 6 नहीं आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे थर्ड में x प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, w के इक्वल, तो देखो 3 प्लस 4 7 नहीं आ रहा है, ये भी हट गया। ऐसे x माइनस वाई जेड आना चाहिए, तो 3 माइनस 2 1, तो जेड 1 नहीं है, तो ये भी हट गया। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना कि अगर मान लो मैं कोई भी वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ, वेक्टर स्पेस का जब मैं उसमें बहुत वेरिएबल्स होंगे कुछ, और अगर मैं जो अननोन चूज कर रहा हूँ तो ऐसे कितने अननोन चूज कर सकता हूँ, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर मैं अननोन चूज कर सकता हूँ, जितने अननोन चूज कर सकता हूँ उतने उसके क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। हाँ, अगर उसमें कुछ कंडीशन लग गया तो उतने कम होते जाएंगे। अब ध्यान सुनो, अगर एक एफ ऑफ एक्स रिंग है इन वन वेरिएबल ओवर द फील्ड विद द रिलेशन x is to n is equal to 1 फॉर अ फिक्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जब हम कोई भी एक पॉलिनोमियल बनाते हैं उसकी डायमेंशन कितनी होती है, n प्लस 1। ये आपको पता होगा, क्योंकि n डायमेंशन का, सॉरी, अगर मैं एक n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, अच्छा इसमें लिखा भी नहीं है, हाँ, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है मान के चल रहे, ठीक है। तो a0 a1 x ऑल अप टू an x to n, तो इसका डायमेंशन कितना होता है, n प्लस 1। अब ध्यान सुनो, n प्लस n वेरिएबल्स है, बट एक कंडीशन आ गया, क्या, x is to n minus 1 is equal to 0। तो नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से माइनस करना होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट या जो कंडीशंस होते हैं उसको माइनस कर दो। तो एक ही वेक्टर है, तो एक वेक्टर तो एक्चुअली क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो n प्लस 1 में से अगर मैं एक कंडीशन को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, n, मतलब ये जो f ऑफ x जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x ओवर द फील्ड f विद द रिलेशन ये, तो इसके डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ओवर f n हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, खासकर इसमें, और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम लोग जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे ना तो इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब हम लोग सब मिक्स करेंगे तो याद रखना है, जब भी डायमेंशन फाइंड करना, ये आगे चल के बहुत यूज़ होने वाला है। जब हम लोग कर्नल स्पेस और रैंक वगैरह, रैंक पढ़ेंगे, कर्नल स्पेस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन स्पेस, तो वहाँ पे यूज़ होता है। जब हम आइगन वेक्टर, आइगन सब एक साथ कनेक्ट करेंगे ना, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से माइनस करना होता है नंबर ऑफ कंडीशंस या नंबर ऑफ इक्वेशन, वो भी कैसे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो सिंपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट निकाल दो, अगर नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही एक कंडीशन बन रहा है। बाकी अगर सपोज जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर को मैं इसके लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। सिंपल आपको पता होगा कि c ओवर r इसका डायमेंशन होता है 2, और इसके बेसिस हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं 1i जो इसको स्पैन करता है, और ये लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब बेसिस है 1i, इसका बेसिस है किसका, c ओवर r का। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि बेसिस हो जाएगा,
तो अगर ए डी माइनस बी सी हो गया तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, ए के प्लेस पे बी सी बाई डी लिख देंगे और बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए डी बाई सी। तो मतलब क्या हो गया कि पहले वेक्टर को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, और जब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो वो बेसिस नहीं हो सकता, तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो कि ए डी माइनस बी सी, अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे आई लिख दूँ, ये बेसिस है, और यहाँ पे ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल अगर ये जीरो हो गया तो हम लोग उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में सिंपल डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। लीनियरली डिपेंडेंट अगर दो वेक्टर है तो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब ए इज इक्वल टू के बी के फॉर्म में, यानी कि इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो उसका स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एस 3 वेक्टर है, नहीं 3 वेक्टर नहीं, 1 2 3, हाँ 3 वेक्टर है, यहाँ पे 1 2 3 वेक्टर है। कह रहा है इसमें से कौन सा बेसिस है, किसके ऊपर, ये सी क्यूब के ऊपर और ये आर क्यूब के ऊपर। तो बेसिस कब होगा, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। मतलब स्पैनिंग तो चेक ही नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है तो वो हमको चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इससे कम वेक्टर हो गया तो वो वैसे भी स्पैन नहीं करेगा। तो 3 वेक्टर है तो स्पैनिंग अगर कर लिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन हो जाएगा। तो या तो स्पैनिंग या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। इन दोनों को चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान सुनो, इसका हम लोग क्या लेंगे, रैंक निकाल देंगे। कौन सा कलर ले लूं, ग्रीन। 1 I 0, 2 I 1 और 1 0, 1 प्लस I 1 माइनस I। क्लियरली आपको दिख रहा है, आप इसके किसी भी रो को जीरो नहीं बना सकते। अगर मान लो इसको I से मल्टीप्लाई भी आप कर दोगे तो ये I हो जाएगा, और ये I काम को माइनस आई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 और ये 0। जब इसको ऐड करोगे तो i माइनस आई 0, और यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो मतलब ये 0, ये हो जाएगा एंट्री 3, और ये एंट्री तो एज इट इज रहेगा। तो देखो सिंपल माइनस करने पे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब तीनों आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब बेसिस फॉर्म कर रहा है। ऐसे ये भी चेक करते हो, ये भी आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अगर इसको माइनस भी कर दूंगा तो 0 -1 और 0, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। अगर इसको भी माइनस कर दे तो इसमें से, तो ये 0 0 -1, फिर भी कुछ नहीं होगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान सुनो। ये 1 1 1 1 1 0 और ये 1 0 0। अगर इस सॉरी इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0, इसको इससे माइनस कर देंगे तो -1 और ये -1, और इसको इससे माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0 0 और -1। तो देखो कभी भी ये तीनों में से एक भी रो को हम लोग जीरो नहीं बना सकते, मतलब ये तीनों कैसे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही एस एंड टी बोथ आर बेसिस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। सिर्फ रैंक चेक करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 पूछ रहा है बेसिस। सिंपल सी बात है, एक तो आप पहले डायमेंशन चेक कर लो। 3 वेरिएबल्स है, एक कंडीशन है, तो 2 डायमेंशन, सारे 2 है, इससे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। कभी कभी इसी से एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि x तो x है और y कुछ नहीं बल्कि x ही है, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x, और ये z। अब क्या करो, हर एक वेरिएबल को चूज कर लो, कॉमन ले लो। तो ये x 1 0 0 सॉरी x x और z। तो जब मैं x को कॉमन ले रहा हूँ तो 1 1
0 प्लस Z001, मतलब हर वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये बेसिस हो जाएगा 110 और 001, तो 110 और 001, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिस निकालते हैं। जितने भी वेरिएबल उसको कॉमन ले लो, तो जो भी टपल्स के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वही हमारा बेसिस हो जाता है। यानी कि हर वेक्टर को मैं उस 110 और 001 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कह रहा है? सिंपल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस C ओवर द फील्ड R। यह भी हम लोग डिस्कस किए थे कि C ओवर R इसका जो डायमेंशन है वो 2 होता है और इसके बेसिस क्या होते हैं? 1 और I। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल कितना 29 से स्टार्ट किया था, 38 तक क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन कम से कम आज डिस्कस होना चाहिए। Which one of the following polynomial lie in the span of 1 और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है कि किस वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इंटू 1 b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, वैसे तो एक ही क्वेश्चन राइट होगा, अगर एक भी मिल गया मतलब वही आंसर होगा। क्या मैं 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको? एक काम करो, a को -4 पुट कर दो और b को पुट कर दो 5। ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ये -4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 प्लस 5 प्लस 5x स्क्वायर आ गया ना। मतलब ये मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वैसे ये बाकी सब एलिमिनेट हो गए। बाकी हम इसको देख भी चेक भी कर सकते हैं कि इसको तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि a इंटू यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए और b इंटू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये 1। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 तो मैं बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100, ये 100 और ये 100। तो इसको 10 बनाने के लिए मैं सिंपल a को -90 ले लूँगा। ठीक है, तो a को -90 लेने से b तो मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो -10 बन जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म तो फिर भी 100x होगा, और जिसके लिए यहाँ पे ऐसा कोई x का टर्म नहीं था कि मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे हम ये भी चेक कर सकते हैं ये भी कि ये तीनों ही लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते इसके, तो सिर्फ यही एक वेक्टर है जो इसके लीनियर स्पैन में आ रहा है। यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को मैं इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये करेक्ट है, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड करते हैं। 1 2 3 4 वेक्टर है, बोल रहा है कि y लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा का या डेल्टा लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा का 1 ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों, अरे 1 ट्रू है या सेकेंड ट्रू है या दोनों ट्रू है या तो एक भी ट्रू नहीं। गैमा अगर अल्फा बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, हाँ, तो गामा मतलब 2 1 3, क्या इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब a इंटू 1 2 3 प्लस b इंटू बीटा मतलब 3 1 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास a प्लस 3b 2a प्लस 3b, तो एक काम करूं, कंपेयर कर सकता हूं मैं, क्योंकि इसको ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस 3b ऐसे 2a प्लस b, मतलब सिंपल सी बात है, 1 के साथ क्या आ जाएगा? 2 के साथ मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा का था ना, तो a प्लस 3b ऐसे गैमा मतलब 2 गामा 2 1 3, पहला वेक्टर आ जाएगा अपने पास a प्लस 3b, सेकेंड आ जाएगा 2a प्लस b और थर्ड आ जाएगा सिंपल 3a। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई? इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1, और जैसे ही यहाँ पे a के प्लेस में -1 पुट करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1, और जब यहाँ पे a -1 पुट करोगे
तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3, अब 2 वैल्यू आ गई तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब सेकंड चेक कर लो, डेल्टा को अल्फा बीटा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है -1, 3 और 6, तो a + 3b, सेकेंड 2a + b और लास्ट में 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट a = 2, और जब a को 2 पुट करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ पे जब a को 2 पुट करोगे तो 3 - 4, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू -1 आ जाए। a की वैल्यू आ रही है, मतलब a = 2 और b = -1, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में चेक भी कर सकते हो कि a को 2 पुट कर दो और b को -1, मतलब -1 3 6, a के प्लेस पे 2 और b के प्लेस पे -1। पहला वेक्टर क्या था हमारे पास 1 2 3 और दूसरा था 3 1 0। 2 - 3 -1 आ रहा है, 2 2 जा 4 और -1 × 1, तो 4 - 1 3 और 3 2 जा 6 + 0 6, मतलब ये सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, यानी ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें मोर देन मेरे ख्याल से 60-70 क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन यही है, खाली रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, क्योंकि वही है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, और उसके बाद जब नेक्स्ट वीक में फिर 2 लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे हम कंप्लीट कर देंगे, जो भी एग्जाम में पूछे गए, किसी में भी, चाहे गेट में, नेट में, NBHM में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।